आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी की गद्य विधाओं में, जिनको हम अन्य गद्य विधाओं के रूप में जानते हैं, उनमें जीवनी लेखन साहित्य, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी गद्य विधाओं को भी दो विशिष्ट वर्गों में बांटा गया, प्रमुख गद्य विधाएं और अन्य गद्य विधाएं। प्रमुख गद्य विधाओं में जो गद्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास और कहानी है, यानी कथा साहित्य, जैसे नाटक और एकांकी है, नाट्य साहित्य, इसी प्रकार आलोचना है। इसके साथ साथ जो अन्य गद्य विधाओं का वर्गीकरण है, उसमें संस्मरण है, रेखाचित्र है, डायरी लेखन है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी लेखन है, आत्मकथा लेखन है। उसका प्रमुख कारण यह भी प्रतीत होता है कि तुलना में उपन्यास, कहानी, नाटक आदि की तुलना में, आलोचना की तुलना में, इन समस्त विधाओं में लेखन कुछ कम तो हुआ है और अधिकतर ध्यान बहुत से लेखकों, रचनाकारों का, जैसे महादेवी वर्मा एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कवित्री के रूप में हमारे बीच आती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ संस्मरण और रेखाचित्र भी विलक्षण, अद्भुत, अतुल्य ऐसे लिखे। लेकिन प्रमुख पहचान उनकी निश्चित रूप से एक महीयसी, महादेवी जब हम कहते हैं तो कवित्री के रूप में ही होती है। पर जब हम संस्मरण रेखाचित्र के उद्भव और विकास की बात करते हैं तो मानक रूप में हम उनके संस्मरणों, रेखाचित्रों, उनके निबंधों आदि का उल्लेख भी करते हैं। निबंध भी एक प्रमुख विधा में ही शामिल है और बहुत से निबंध लेखन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा भारतेंदु युग से हमें मिलती भी है। प्रसाद मुख्य रूप से कवि हैं, नाटककार हैं, लेकिन उन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध नाम की जो पुस्तक लिखी है, वो उनके आलोच्य कर्म से हमें जोड़ती है। इसलिए जब हम आलोचना की बात करते हैं तो प्रसाद जी को आलोचक के रूप में भी याद हम करते हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे। तो कहानी और उपन्यासकार की जब बात होती है तो प्रसाद जी को हम कवि और नाटककार के रूप में तो निश्चित रूप से उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन जब कहानी और उपन्यास के उद्भव विकास की बात होती है तो वहां पर हम प्रसाद जी को विनम्रता के साथ ससम्मान उनके योगदान को नमन करते हुए याद भी करते हैं। लेकिन प्रमुख भूमिका क्या है? तो गद्य की प्रमुख विधाएं और गद्य की गौण विधाएं, उनमें एक महत्वपूर्ण विधा जीवनी है। बहुत सारी जीवनियां लिखी जाती रहीं और अभी भी लिखी जा रही हैं। आत्मकथा और जीवनी, इन दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि जीवनी कोई अन्य व्यक्ति लिखता है और आत्मकथा स्वयं व्यक्ति अपने विषय में, अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व, कृतित्व आदि के विषय में वो लिखता है। तो गद्य के उद्भव विकास की दृष्टि से, क्योंकि आधुनिक युग को हम हिंदी का गद्यकाल कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी के आगमन का यह काल था और देवनागरी लिपि में लिखित खड़ी बोली हिंदी ने अपनी बहुआयामी विधागत दिशाओं को उद्घाटित किया। बहुत सारी अनुशासन और विधाओं के आगमन से निश्चित रूप से हिंदी साहित्य समृद्ध संपन्न हुआ और अनेक रचनाकारों की रचनात्मक भूमिका, उनका योगदान उसमें रहा। हम उन्हें बड़े सम्मान के, श्रद्धा के साथ
याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उसी गद्य विधाओं के जीवनी विधा में लेखन के उद्भव विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके प्रथम खंड में हमने भारतेंदु युगीन जीवनी लेखन पर चर्चा की। हम जानते हैं कि भारतेंदु आधुनिक युग के प्रणेता, गद्य और पद्य पर साधिकार लेखन के अधिकारी, कविता ब्रज और ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में, नाटक, अनुवाद, समालोचना, ये तमाम बिंदु हैं जिसमें निश्चित रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका स्तुत्य रही, प्रशंसनीय रही। उन्हीं के काल में, उनके युग में, यानी जो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है, भारतेंदु युग के नाम से उसे हम जानते हैं, उसमें बहुत से व्यक्तियों को केंद्र में रखकर, जिनका प्रदेय, जिनका अवदान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रहा, उनके जीवन चरित्र को जीवनी लेखन के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न हुआ। बहुत से रचनाकार जीवनी लेखन में, इस क्षेत्र में, इस दिशा में अपनी भूमिका निभाते रहे। जैसे आर्य समाज के संस्थापक और उनके प्रदेय अवदान को देखते हुए हम सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी महान हस्ती, ऐसे महान व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, जो धर्म के, अध्यात्म के, भक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे थे, ऐसे राजनेताओं को ध्यान में रखकर, जैसे गांधी जी को लेकर भी बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं, जिन्होंने स्वातंत्र चेतना, राष्ट्र चेतना और तमाम अन्य राष्ट्रहित के जो मुद्दे थे उनको लेकर एक गहन, गंभीर और सुदीर्घ संघर्ष किया। उन सब को ध्यान में रखकर, उनके जीवन, व्यक्तित्व, जीवन शैली आदि को ध्यान में रखकर बहुत सी जीवनियां वहां भी लिखी गई। तो दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, देश विदेश के वो व्यक्तित्व जिनका अवदान मानव सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, अपने विशिष्ट गुणों के कारण उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की, अपनी पहचान बनाई, इन सब को ध्यान में रखकर, जैसे नेपोलियन को लेकर भी जीवनी लिखी गई, नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर, इस तरह खेलों में जो विशिष्ट व्यक्तित्व रहे, हस्तियां रहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर किसी ने विशिष्ट पहचान बनाई, और तो और बहुत से साहित्यकारों को केंद्र में रखकर भी जीवनियां लिखी जाती रहीं। यह ठीक है कि भारतेंदु युग का जीवनी लेखन एक प्रारंभिक जीवनी लेखन का स्वरूप लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है। इससे पहले भक्तिकाल, रीतिकाल में भी चरित्र के नाम से बहुत सी जीवनियां लिखी गईं, जिसकी चर्चा हमने पहले की। संस्कृत में भी बहुत सी जीवनियां लिखी गईं, पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी लिखी जाती रहीं। आदिकाल में जो वीर गाथाएं, रासो काव्य परंपरा है, उसमें भी जीवनियां बहुत सी आईं, और फिर 84 वैष्णव की वार्ता, और इसी तरह कालिदास, हजारा आदि ऐसी बहुत सी रचनाएं समय समय पर प्रकाश में आती रहीं, जो आंशिक जीवनियों को या संपूर्ण जीवनियों को ध्यान में रखकर एक प्रसिद्ध हस्तियों या स्थापित व्यक्तित्व आदि के प्रदेय को ध्यान में रखकर लिखी जाती रहीं। तो प्रारंभिक काल इस दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण रहा, भारतेंदु युग जीवनी लेखन की दृष्टि से, क्योंकि उस समय जीवनी के सिद्धांत बन रहे थे, जीवनी लेखन के। उसकी अपनी एक कोई विशिष्ट सैद्धांतिकी मौजूद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जीवनी लेखन ने समस्त रचना धर्मियों का ध्यान आकृष्ट किया और बहुत से सिद्धांत बनते चले गए। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कालखंड आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। द्विवेदी जी हम जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के
सही अर्थों में अगर प्रहरी और प्रणेता हैं तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने युद्ध स्तर पर खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया। सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से धीरे धीरे पारंपरिक विषयों से मुक्त होकर आधुनिक, अधुनातन, अद्यतन वैश्विक परिप्रेक्ष्य और विषयों मुद्दों पर लेखन का आह्वान किया। ब्रजभाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में जो लेखन की एक परंपरा थी, उससे धीरे धीरे रचनाकारों को उन्होंने खड़ी बोली में लेखन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित भी किया। नई नई गद्य विधाओं में लिखने की एक चेतना, एक संचार उन्होंने किया। अनुवाद को भी बहुत प्रोत्साहित किया। जीवनी लेखन भी उसी गद्य विधाओं में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जैसे ही हम देखें कि जीवनियां लिखी गईं, तो उनमें निश्चित रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी का अपना व्यक्तित्व एक बड़ा प्रेरक व्यक्तित्व है। जैसे उर्मिला की, लेखकों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध जब उन्होंने लिखा, तो उनसे प्रेरणा लेकर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत जैसी रचना लिखी और उसकी नायिका के रूप में उन्होंने उर्मिला को स्थापित करने का प्रयत्न किया। क्योंकि रामकथा की जब बात आती थी तो राम और सीता तो केंद्र में रहते थे, लेकिन उर्मिला का योगदान, जो विवाहिता होकर भी एक ऐसा जीवन व्यतीत करती है अपने राजमहल में रहकर भी, जैसे वन में रहकर सीता जी अनुभव करती हैं, व्यतीत करती हैं, तो उनकी तरफ ध्यान। तो इस तरह से द्विवेदी जी ने अनेक समकालीन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। तो जीवनी लेखन में भी उनकी प्रेरणा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही। और प्राचीन पंडित और कवि 1918 में, सुकवि संकीर्तन 1924 में, चरित चर्चा, क्योंकि हम जानते हैं कि रामचरितमानस में राम की जीवनी है पूरी। इसी तरह चंडी चरित में चंडी के चरित को उद्घाटित किया गया। तो चरित चर्चा, इसको भी एक पुस्तकाकार रूप में 1929 में, इस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में उनकी प्रेरणा से, उनकी रचना धर्मिता से ये जीवनी लेखन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में अन्य अनेक जीवनीकारों ने जीवनियां लिखी। इन सभी प्रकार की जीवनियों में राष्ट्रीय प्रतिभाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। जो प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व रहे, जो समाज संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करते रहे, जिन्हें हम महापुरुषों के रूप में देखते और नमन करते रहे, ऐसे चिंतक, विचारक, धर्म प्रवर्तक, ऐतिहासिक गौरवशाली व्यक्तित्व, राजनेता, महान महिला शक्तियां, जो महिलाएं हमारे देश में अनेक क्षेत्रों, अनेक अनुशासनों में उल्लेखनीय अवदान करती रहीं, उनको भी ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर जीवनी लेखन का कार्य द्विवेदी युग में चलना प्रारंभ हुआ। इन सभी जीवनियों को सुविधा की दृष्टि से यदि हम वर्गीकृत करें, क्योंकि वर्गीकरण जब कभी भी हम इतिहास का, किसी काव्य धारा का, किसी गद्य धारा का करते हैं, तो वस्तुतः उसके मूल में एक सुविधा रहती है कि पाठक समुदाय को उससे विषय को आत्मसात करने में, विषय का बोध करने में सुविधा हो जाए। तो हम 5 वर्गों में जीवनी लेखन को, विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन जीवनियों के वर्गीकरण को ध्यान में रखकर हम देखते हैं। तो पहला वर्ग तो है आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, यानी उनको केंद्र में रखकर या उसी प्रवृत्ति के अन्य महापुरुषों को केंद्र में रखकर जो देश को, समाज को एक विशिष्ट दिशा प्रदान करने में रचनात्मक भूमिका निभा रहे थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी ससम्मान समादृत भाव से याद किया जाता है, उनके अवदान को नमन किया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जैसी विलक्षण और दुर्लभ रचना के प्रणेता, उनकी जीवनी यानी उनके जीवन पर आधारित बहुत सी जीवनियां, एक नहीं अनेक, इसका सिलसिला भारतेंदु युग में भी प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पर उस युग में भी बहुत सी जीवनियां लिखी गई, और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन पर आज भी जीवनियां लिखी जाती हैं, लिखी जा रही हैं, क्योंकि उनके जीवन के इतने आयाम हैं। उन आयामों को नए ढंग से, नई दृष्टि से उद्घाटित करने वाले रचनाकार अभी भी उनसे प्रेरणा लेकर उन पर एक नई शैली, नए अंदाज में जीवनी लिखना चाहते हैं। तो आर्य समाज एक बहुत क्रांतिकारी भूमिका हमारे देश की दृष्टि और सोच में निभाता है। उस आर्य समाज के संस्थापक, प्रवर्तक, उन पर जीवनियां लिखने का सिलसिला ये प्रथम वर्ग था। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव के महापुरुषों से संबद्ध जीवनियां, जिन्होंने राष्ट्रीय इतिहास को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, स्वातंत्र चेतना को लेकर, अतीत की गौरव गाथाओं को लेकर, राष्ट्र के लिए समर्पित बलिदान देने वाले महापुरुषों को लेकर, ऐसे बहुत से व्यक्तियों पर जीवनियां लिखी जाती रहीं। तीसरा वर्ग, ऐतिहासिक महापुरुषों पर लिखी जाने वाली जीवनियां, जिन्होंने अपने काम से, अपने व्यक्तित्व और जीवन से एक इतिहास बनाया। ऐसी ऐतिहासिक जो हस्तियां हैं, जो महापुरुष हैं, उन पर भी जीवनी लेखन का एक वर्ग इस युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में बना। चौथा वर्ग विदेशी महापुरुषों, चिंतकों, दार्शनिकों आदि से संबंधित था। उन विदेशी विशिष्ट व्यक्तित्वों को लेकर, उनके प्रदेय को लेकर, जिन्होंने किसी भी तरह, किसी भी क्षेत्र में कुछ अलग हटकर कार्य किए, जिनको याद किया जाता है, जिनको विस्मृत नहीं किया जा सकता, ऐसे महान व्यक्तियों, हस्तियों को केंद्र में रखकर चौथे वर्ग में बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं। और पांचवा वर्ग सुविधा की दृष्टि से हमने बनाया कि जिस व्यक्ति में हमें महानता प्रतीत हुई, महानता कृत्य से, कार्य से, जन्म से महानता की बात नहीं करते हम, जिसने इस सृष्टि में आकर, इस समाज में आकर, इस देश में आकर किसी भी क्षेत्र में ऐसे कार्य किए जो पूरी सृष्टि के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रेरक बने, अनुकरणीय बने, जिससे समाज हित, राष्ट्र हित जुड़ गया, जो प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दिशा में नेतृत्व प्रदान किया, एक लीडरशिप दिखाई दी, ऐसे पुरुष, ऐसी महिलाएं, उनसे संबंधित बहुत सी जीवनियां, क्योंकि महिलाओं को विशेष रूप से उनका योगदान, चाहे राष्ट्र की रक्षा का संदर्भ हो, चाहे नेतृत्व देते हुए राष्ट्र को सन्मार्ग की ओर ले जाने की प्रेरणा हो, जागरण को, जनसंचार की दृष्टि से जागरण को संचरित करने की बात हो, उन सब में भारतीय महिलाओं का स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो जन जागरण को नेतृत्व देने वाली महिलाओं को केंद्र में रखकर भी बहुत सी जीवनियां लिखी गई। इस दौर में आर्य समाज की लोकप्रियता, आर्य समाज के समाज सुधार हेतु किए गए अनेक स्तुत्य कार्य, और सबसे अधिक जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के अनुकर्ता, प्रणेता, बहुत से ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, उन पर जीवनीकारों का ध्यान गया। अलग अलग दृष्टि से स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर, उनके कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र आदि की दिशा में आर्य समाज की दृष्टि से यज्ञ आदि के प्रचार प्रसार और उसकी भूमिका को लेकर उसको उद्घाटित करते हुए बहुत सी जीवनियां लिखी गईं। ऐसी जीवनियों में
श्री रामविलास शारदा विरचित आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, ये 1901 में लिखी गई जीवनी है। दयाराम कृत दयानंद चरितामृत 1904 में लिखी गई, बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी मानी गई। चिम्मन लाल वैश्य ने स्वामी दयानंद नाम से 1907 में महर्षि सरस्वती दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखी। अखिलानंद शर्मा कृत दयानंद दिग्विजय 1910 में लिखी गई जीवनी है। ऐसी बहुत सी जीवनियां जो महर्षि दयानंद सरस्वती को केंद्र में रखकर, उनके प्रदेय को केंद्र में रखकर लिखी गई। इससे यह तो सिद्ध हुआ कि महर्षि दयानंद सरस्वती कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो कुछ ईश्वरीय अनुकंपा से अवतरित महापुरुष थे और उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय जनमानस को, वह जो एक आक्रांत और भय की जीवन शैली में जी रहा था, उसको वहां से निकालने, उदासीनता से, निराशा से बाहर निकालने, उसे कार्य और कर्मरत होने की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उन सब की महत्ता को रेखांकित करते हुए ये जीवनियां लिखी गईं। उनकी बहुत सराहना हुई, बहुत पठनीयता उनकी बनी और निश्चित रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में उनके अनुयायी भी तुलना में बढ़ते चले गए। द्विवेदी युग वस्तुतः आजादी से पहले का वह युग था जब राष्ट्रीय चेतना का बिगुल चारों ओर बजना प्रारंभ हो चुका था। इसका बीज तो भारतेंदु युग में पड़ गया था। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल, या भारत दुर्दशा जैसे नाटक के रूप में, नील देवी जैसे नाटक के रूप में। तो भारतेंदु ने इस स्वातंत्र चेतना, राष्ट्रीय चेतना का बिगुल अपने युग में, अपनी रचनाओं में, अपने मंडल के कवियों को प्रेरित करते हुए ये सब कर दिखाया था। उसका सही अर्थों में विस्तार और उसका उद्घाटन वो द्विवेदी युग में दिखाई देता है। हालांकि आज़ादी का समय 1947 था और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग में तो यह मुखर हो गया, यह स्वर। चारों बड़े कवि छायावाद के राष्ट्रीय चेतना, स्वातंत्र चेतना को अलग अलग तरह से उद्घाटित कर रहे थे। राम की शक्ति पूजा जैसी कविता निराला की हम देखें, या प्रसाद की हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती जैसी कविताएं, गीत उनके नाटकों में, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो द्विवेदी जी के युग में राष्ट्रीय चेतना का ये बिगुल बहुत तेजी से बजने लगा था। भारतीय जनमानस अंग्रेजी शासन को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गया था। ऐसे में राष्ट्र पुरुषों की जीवनियां, महान सेनानियों, देशभक्तों की जीवनियां, ये लिखने का एक युद्ध स्तर पर प्रचलन दिखाई देने लगा। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रेरित किया कि ऐसी हस्तियों, ऐसे प्रणेताओं, ऐसे नेतृत्व प्रदान करने वाले समाज सुधारकों, राजनेताओं को केंद्र में रखकर जीवनियां लिखी जाएं, जिससे भारतवासी न केवल प्रेरित हों बल्कि उनका अनुसरण भी करें। इस दृष्टि से इस युग में लिखी गई ऐसी बहुत सी जीवनियों में उल्लेखनीय है लाजपत महिमा। हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय की जो भूमिका है, जो स्थान है स्वातंत्र चेतना की दृष्टि से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो महादेव भट्ट विरचित लाजपत महिमा 1907 में लिखी गई जीवनी। तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष, मुकंदीलाल वर्मा ने लिखी 1909 में जीवनी। धर्मवीर गांधी 1914 में संपूर्णानंद जी ने ये जीवनी लिखी। महात्मा गोखले 1914 में नंद कुमार देव शर्मा ने जीवनी लिखी। दादा भाई नौरोजी 1914 में लिखी गई जीवनी है, जो बद्री प्रसाद गुप्त ने लिखी। मदन मोहन मालवीय 1916 में लिखी गई ब्रजबिहारी शुक्ल द्वारा, बड़ी लोकप्रिय जीवनी। रमेश चंद्र दत्त, शीतलाचरण वाजपेयी द्वारा, तो ऐसे 1917 में लिखी गई। मदन मोहन मालवीय जी का, लाला लाजपत राय का, अरविंद घोष का जो राष्ट्र के विकास में, उन्नयन में योगदान है। लोकमान्य तिलक का चरित्र 1918 में
माता सेवक आदि ने लिखा। ये सब जीवनियां इस बात की साक्षी हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, जीवनीकारों ने बड़ी गंभीरता के साथ, गहनता के साथ इन सब महान हस्तियों की राष्ट्रीय भूमिका को स्मरण करते हुए देशवासियों को, पूरे विश्व में रहने वाले साहित्य प्रेमियों को इनके प्रदेय और अवदान से अवगत कराया, उनके प्रति अनुकरण और अनुसरण की प्रेरणा दी। ये सभी जीवनियां देश के कर्मवीर सपूतों की हैं, जिसमें देशवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम जागृत किया, देशभक्ति की भावना का संचार किया। ये सभी जीवनियां देश के कर्मवीर सपूतों को याद करने में बड़ी मदद करती हैं। उनके द्वारा किए गए राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम, देशभक्ति की भावना को संचरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए अनेक ऐतिहासिक वीर पुरुषों, राष्ट्रभक्तों, राष्ट्र नायकों की जीवन गाथाओं को पढ़कर हम उनको याद करते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जीवनी लेखन की यह जो विधा है वो वास्तव में एक प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापन की विधा भी है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।